भाभी, ये क्या हो रहा है? आप कैसे भैया को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे सकती हैं, वो भी उस औरत से? हाँफते हुए प्रहलाद अपनी सारी बातें अपनी भाभी पूजा से कह देता है। पूजा रूंधे गले से, क्या हुआ प्रहलाद, किस औरत की बात कर रही हो? प्रहलाद कहता है, आपको कुछ भी नहीं पता। पूजा अपने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज़ में, तेरे भैया पुनर्विवाह कर रहे हैं, इसका तो मुझे पता है, पर किससे कर रहे हैं ये नहीं। प्रहलाद कहता है, भाभी, वो औरत एक डायन है, सिर्फ भैया के पैसों के लिए शादी कर रही है। वो कभी उन्हें या उनके परिवार को खुश नहीं रहने देगी, मैं जानता हूँ उसे। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और किसी भी तरह से इस शादी को रुकवाइए। ये मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच क्या हुआ है, वो कोई भी कारण हो, पर ये औरत आपके परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। भाभी, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। पूजा कहती है, पर मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, अब तो शायद फेरे भी शुरू हो गए हों। किस आधार पर मैं उन्हें कहूँ कि वो उस औरत से शादी ना करें? फिर मन में बुदबुदाते हुए, और शायद अधिकार से भी, प्रहलाद कहता है, आप तो चलो बस, उन्हें क्या कहना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस मेरी हाँ में हाँ मिला देना, जिससे उनका विश्वास पक्का हो जाए। वो औरत और उसका परिवार सब क्रिमिनल और ठग हैं, उन्हें मैं आज एक्सपोज करके ही रहूँगा। पूजा कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। श्याम भैया, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर का ख्याल रखना। पूजा अपने घर में काम करने वाले श्याम को घर देखने की जिम्मेदारी देते हुए प्रहलाद के साथ मंदिर की तरफ निकल जाती है, जहाँ उसके पति आलोक का पुनर्विवाह होने वाला है। पूजा प्रहलाद के साथ कार में बैठती है और गाड़ी मंदिर की तरफ रवाना हो जाती है। प्रहलाद पूजा के पति आलोक के अच्छे मित्रों में से एक है। विवाह का कार्यक्रम शहर से बाहर करीब 40 किलोमीटर दूर सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मंदिर के मल्टीपर्पज़ हॉल में तय हुआ था। मंदिर दूर था। पूजा ने कार के शीशे नीचे किए और बाहर की ठंडी हवा का अनुभव लेने लगी। आज वो काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ उसे अपने कॉलेज का पहला दिन और अपने पति आलोक के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था और एडमिशन के लिए 14 दिन बाद उसे वहां जाना था। पूजा अपने पुराने दिनों में खो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन। इस दिन के लिए मैं कई दिनों से तैयारियां कर रही थी। बचपन से एक ही तरह की यूनिफॉर्म से मुक्त, रोज़ बदल बदल कर अपने पसंद के कपड़े पहनना, खुद को सुंदर दिखने के लिए मैं पिछले 15 दिनों से 2 बार ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा चुकी थी। गेट के अंदर प्रवेश करते ही इतना बड़ा कैंपस देखकर समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। यहाँ वहाँ घूमती रही और घूम फिर कर फिर उसी जगह। तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनो। मैंने पीछे मुड़ के देखा। एक लड़का हाथ में नोट्स लेकर खड़ा था। उसने कहा, फर्स्ट ईयर, न्यू एडमिशन। मैंने कहा, हाँ, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ वहाँ भटक रही हैं। आपको किसी से भी पूछ लेना चाहिए था। आप सीधे चली जाओ। वहाँ सामने बरगद के पेड़ की दाहिनी तरफ जो बिल्डिंग है वो प्रवेश भवन है। काउंसलिंग ऑफलाइन होगी और अपने सब्जेक्ट्स के चॉइस भरने होंगे। मेरिट के हिसाब से सीट मिलेगी। जल्दी जाइए, सारी औपचारिकताएं वहीं पूरी होंगी। समय भी बढ़ता जा रहा है। ये सुनने के बाद मैं बिना रुके तेज़ी से वहाँ के लिए निकल गई। फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस की सारी औपचारिकताएं पूरी होने में काफ़ी समय लग गया। मुझे लगा कि अगर उस लड़की ने मुझे रास्ता नहीं बताया होता तो शायद आज एडमिशन नहीं हो पाता। इन्हीं सब ख्यालों को मन में सोचते हुए मैं मेन गेट की तरफ वापस आ रही थी कि अचानक कुछ लड़कों ने मुझे पीछे से आकर घेर लिया और मुझसे दुनिया भर के सवाल जवाब करने लगे। मैं घबरा गई। शायद वो रैगिंग लेने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ वो लड़का आया जिसने मुझे सुबह रास्ता दिखाया था। उसने मुझे चुप कराया और उन्हें जाने को कहा। मैंने खुद पर संयम पाया और खुद को शांत किया। फिर मैंने हिम्मत करके उसे सॉरी कहा। उसने कहा, सॉरी, पर किस बात के लिए? मैंने कहा, आपने मुझे सुबह एडमिशन हॉल का पता बताया और मैंने आपको थैंक्स भी नहीं कहा, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया, पूजा। एडमिशन की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि अब तुम जा सकती हो।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। मैं बिना वक्त गंवाए वहाँ से निकल गई। घर पहुँची तो वहाँ सभी खुश थे। शाम को बातें करने के बाद रात में जब बिस्तर पर सोने गई तो मुझे उस लड़के का ख्याल आया और मैंने उसे मन ही मन दोबारा थैंक्स कहा। मैं दूसरे दिन कॉलेज गई तो बीते कल की बातों को लेकर मेरे मन में डर था। वहाँ मेरी मुलाकात तन्वी से हुई। वो भी मेरी तरह रैगिंग को लेकर काफ़ी डरी हुई थी। हम दोनों क्लासेस कहाँ लगेंगी पता करते घूमते रहे। अचानक किसी ने बताया कि कॉमन हॉल में आज क्लास लग सकती है। हम सब बिना वक्त गंवाए कॉमन हॉल पहुँच गए। हमारी ही तरह पहले से ही वहाँ कई स्टूडेंट बैठे हुए टीचर्स का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ 2 अध्यापक आए। हम सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने बैठने को भी नहीं कहा, बल्कि हम सबको एक एक करके सामने आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने को कहा। जैसे किसी को गाने को तो किसी को नाचने। थोड़ी ही देर में क्लासरूम की हालत देखकर हम समझ चुके थे कि हम सीनियर्स के बीच फंस चुके हैं। वो कोई अध्यापक नहीं है। उन लड़कों ने हमें बहुत देर तक उलझाए रखा, पता नहीं क्यों। पर आज मुझ में हिम्मत ना जाने कहाँ से पैदा हो गई थी कि उनके हर सवाल का मैंने जवाब दिया। तन्वी लगातार उनके द्वारा किए जा रहे सवाल जवाब से परेशान होकर रोने लगी थी। उन लोगों के जाने के बाद मैं तन्वी को चाय के लिए कैंटीन ले गई, पर हाय रे किस्मत कि ऑर्डर कहते ही फिर 2 सिरफिरे वहाँ आ गए और परेशान करने लगी। तन्वी को दोबारा रोता देख मुझे बेहद गुस्सा आया। वो हम दोनों को कुछ कहते उससे पहले ही मैंने उन्हें कह दिया कि मैं यहाँ की डीएसपी की बेटी हूँ और तुम लोगों ने अब ज़रा भी हमें परेशान किया तो फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम ही लोग होगी। ऐसा सुनने के बाद उन्होंने बिना कुछ कहे निकल जाना ही सही समझा। चाय पीने के बाद जब मैंने बिल दिया तो कैंटीन वालों ने बताया कि हमारा बिल दिया जा चुका है। मेरे ये पूछने पर कि किसने भरा बिल, कैंटीन वाले ने कॉर्नर पे बैठे एक लड़की की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि ये तो वही लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। मैं उसके पास गई और मैं उससे कुछ कह पाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ के डीएसपी की बेटी हो। पापा से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे कभी अपनी दूसरी बेटी के बारे में बताया क्यों नहीं। मैंने कहा तो आपके पापा डीएसपी? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। ऐसा सुनते ही मुझे हंसी आ गई और शर्म भी महसूस हुई। वो भी हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि आपको हमारी चाय का बिल नहीं देना चाहिए था। उसने कहा कोई बात नहीं, आप कभी भी मुझे चाय कैंटीन में पिलाकर हिसाब बराबर कर सकती हैं। मैंने तन्वी को इशारे से उसी तरफ बुला लिया। मैंने उसे बताया कि हम दोनों यहाँ पर आज काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, यहाँ के प्रशासन के पास खबर जा चुकी है, कल से माहौल बदल जाएगा। पर इन सब बातों के बीच मैं उनके बारे में पूछना तो भूल ही गई। जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। अगले दिन कैंपस के माहौल में काफ़ी अंतर आ गया था। हमारी नियमित कक्षाएं चलने लगी। हमें बताया गया था कि पहले वर्ष में हम लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं मन लगा कर पढ़ने लगी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। यहाँ फ्रेशर पार्टी की तैयारियाँ होने लगी। जनवरी में फ्रेशर कम फेयरवेल पार्टी का शेड्यूल तय हो चुका था। अचानक एक दिन वो लड़का मुझे कॉलेज कैंटीन में फिर दिख गया। मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा, अरे कहाँ थे इतने दिन, ईद का चांद हो गए। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, बैठो, क्या बात है, आज हिसाब बराबर करने आई हो? मैंने हंसकर कहा, नहीं, पर आप दिखे नहीं इतने दिनों से। ओह सॉरी, मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। और पढ़ते कहाँ हो आप? इसी कॉलेज के हो, तो फिर इतने दिनों से दिखे क्यों नहीं? मैंने तो सवालों की झड़ियाँ ही लगा दी। उसने कहा कि पहले मेरे चाय का ऑर्डर करो। पूजा, राजू भैया 3 चाय देना। उसने कहा, पर हम तो 2 हैं। फिर 3 चाय। मैंने कहा, बातें लंबी होने वाली हैं तो 1 चाय से बात नहीं बनेगी, मुझे तो 2 चाय चाहिए ही। वो हंसने लगा। उसने मुझसे पूछा कि मैं फ्रेशर पार्टी के अलावा क्या तैयारियां कर रही हूँ। मैंने बताया कि मैंने उस दिन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेने का प्लान किया है और उसे एक गाना गाने का मौका भी मिल रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो भी इस पार्टी में हिस्सा लेगा, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि
वैसे तो उसे भी गाने का शौक़ है, वो गाने लिखता भी है और म्यूजिक भी कंपोज़ करता है, पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे वो गाना नहीं चाहता। वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। हमारी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी तन्वी का मेरे पास फ़ोन आया कि वो कहाँ है और घर जाने का समय हो गया है। मैं हड़बड़ाहट में उठी और उससे विदा लेकर निकल गई। घर पहुंचकर वही रोज़ का रूटीन, पर जब रात में सोने गई तो वो मेरे ख़्यालों में आने लगा। आज पहली बार मैंने उसे ध्यान से जो देखा था, उसके हाव भाव, उसका बात करने का तरीका, सादगी, समझदारी, सब ने मुझे इतना प्रभावित किया कि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरे दिन जब हम सीनेट हॉल में प्रैक्टिस के लिए पहुँचे तो मालूम चला कि शेड्यूल में से मेरा गाना हटा दिया गया है, क्योंकि सोलो सिंगर्स बहुत से हो गए थे और सबको बुलाना संभव नहीं, खासकर सीनियर्स को हटाकर उन्हें नाराज़ करना तो बिल्कुल नहीं। मैं निराश हो गई। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था उस दिन के लिए। यही मौका था जब लोग मुझे जानते, मेरी अपनी पहचान बनती, लेकिन इस मौके को हाथ से जाने से वो सारे सपने अधूरे रहने वाले थे। अचानक मेरा दिमाग कौंधा। मैं वापस सीनियर्स के पास गई और मैंने पता किया कि क्या डुएट गाने के उम्मीदवार भी ज़्यादा हैं। अगर नहीं तो क्या मैं डुएट में परफॉर्म कर सकती हूँ। उनके हाँ कहने पर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझे याद आया कि वो तो बिल्कुल भी परफॉर्म करने के मूड में नहीं है। तन्वी ने मुझसे पूछा कि आखिर तू जोड़ा कहाँ से लाएगी। मैंने उसे उस लड़की की याद दिलाई। तन्वी ने मुझसे उसका नाम पूछा। ओह नहीं, नाम? क्या नाम था उसका? मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने उससे अब तक उसका नाम नहीं पूछा। मतलब पूछा तो था, पर उसने फिर कुछ कहा नहीं और मैं अपनी बातें बताने में इतनी मशगूल हो गई कि फिर दोबारा उसका नाम पता करना तो मैं भूल ही गई। मैं भागकर कैंटीन गई, इस सोच के साथ कि अगर वो वहाँ मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे उसका नाम पूछूंगी और उसे साथ गाने के लिए राज़ी भी करूंगी। कैंटीन के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने सबसे पहले गहरी सांस ली। अपने बालों और कपड़ों को देखा, मोबाइल के कैमरे में अपना चेहरा देखा। हाँ, सब सही है। आज मुझे उससे मिलने में हल्की सी घबराहट हो रही थी, ये सोचकर कि अगर वो राज़ी नहीं हुआ तो मेरे सपनों का क्या होगा। अंदर प्रवेश कहते ही मैंने सब जगह अपनी निगाहें दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं दिखा। मैंने भी जिद पकड़ ली कि आज मैं उससे मिलकर ही जाऊंगी, भले मुझे क्लास क्यों ना छोड़नी पड़े। वैसे भी टीचर्स ने फ्रेशर पार्टी की वजह से हम लोगों को थोड़ा ढील दे रखी थी। मैंने लगभग 1 घंटे तक उसका इंतज़ार किया, पर वो नहीं आया। इस बीच मैंने 4 समोसे और इतनी ही चाय ख़त्म कर दी। उसके अगले कई दिनों तक मैं रोज़ कैंटीन में जाकर उसे देखती थी, पर वो नहीं मिलता। अजीब लड़का है ना कैंपस में दिखाई देता है ना कैंटीन में। चौथे दिन वो मुझे मिल ही गया। जाते ही मैंने उसे सारी बात बताई और ये भी कि मैं उसे कई दिनों से ढूंढ रही हूँ, पर वो नदारद है। वो हंसने लगा। उसने बताया कि वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और पीसीएस के लिए तैयारियां कर रहा है। कॉलेज वो रोज़ नहीं आता। उसने कहा कि अगर तुम सच में फ्रेशर फंक्शन में गाने के लिए इतनी बेताब हो तो वो बिल्कुल साथ देगा। मैं बहुत खुश हुई। उसने कहा कि कैंटीन में भी वो सब्जेक्ट से अलग कुछ पढ़ने या क्लास नहीं होने पर ही आता है। मैंने उससे विदा लिया, इस प्रॉमिस के साथ कि वो कल सीनेट हॉल में लंच के बाद उसके साथ प्रैक्टिस के लिए आएगा। मैं घर पहुंची। मैं बेहद खुश थी, ये सोचकर कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो लोगों की तारीफ़ सुनना काफ़ी रोमांचक होगा। दूसरे दिन लंच के बाद मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। तन्वी आई और उसने पूछा कि क्या उसे गाने के लिए एक पार्टनर मिल गया। मैंने उसे कल की मुलाकात के बारे में बताया। तन्वी ने कहा कि उसका नाम क्या है, तो मैंने अपना सिर फिर से पकड़ लिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, पूजा। हम दोनों ने पलट कर देखा कि वो अपने हाथ में गिटार लिए खड़ा था। मैंने उससे कहा कि सबसे पहले तो तुम अपना नाम बताओ। वो हंसा और उसने कहा, आलोक। उस दिन सबसे पहले हम लोगों ने 2-3 गानों पे रिहर्सल किया और निर्णय लिया कि आखिर हमें किस गाने पे तैयारी करनी है। उसके बाद हम लोग रोज़ साथ गाने की प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस सेशन के बीच में ही हम लोग एक दूसरे से अपने परिवार, उनकी मान्यताएं, भविष्य, अपनी रुचियों, सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, खेल कूद आदि लगभग सभी विषय पे बात करते। मुझे ऐसा लगता
कि कभी कभी कुछ विषयों पर मेरी बातों को आलोक बेहद ध्यान से सुनता और प्रभावित भी होता। हम लोगों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए और अक्सर कॉलेज से घर पहुंच के रोज़ाना बात करने लगे। ऐसे ही 3 साल निकल गए। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। इस बीच आलोक ने भी पीजी पूरा कर लिया और साथ ही कंपटीशन की तैयारी में लगा रहा। रोज़ की तरह ही आलोक का शाम को फ़ोन आया कि वो मुझसे कल मिलना चाहता है। शहर के ही भारद्वाज पार्क में हम मिले। उसने मुझे बताया कि वो तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली जा रहा है। मैं खुशी तो जाहिर की, लेकिन मन उदास हो गया था। पिछले 3 सालों में हम दोनों बहुत घुल मिल चुके थे। हमारे कॉलेज में हम दोनों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती थी। लोग हमारे रिश्ते को लेकर अटकलें लगाते थे। कई अफवाहें भी सुनने को मिलती थी। उन बातों को लेकर हम कभी कभी परेशान हो जाया करते और कभी कभी हंसते भी थे। हालांकि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन कभी हम दोनों में से किसी ने भी इतने समय में अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। लेकिन आज आलोक ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे शरीर में सिरहन सी हुई। ऐसा नहीं कि उसने पहले कभी मेरा हाथ ना पकड़ा हो, पर आज जब उसने मुझे छुआ तो अलग सा लगा। मैंने घबरा कर हाथ खींच लिया और इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसने दोबारा मेरी हथेलियों को थाम लिया। मेरी सांसें जैसे रुक सी गई और मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। दिमाग पूरी तरह से बंद सा हो गया। आलोक ने पूजा के झुके हुए चेहरे को अपनी हथेली से ऊपर उठाते हुए कहा, पूजा, मैंने जब तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। उसके बाद जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ती गई और मैंने तुम्हें जाना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन पर दिन बढ़ता ही गया। कई बार मन में विचार आया कि तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन तुम्हें खो देने के डर से कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। आज बहुत हिम्मत करके तुम्हें अपने दिल की बात कह रहा हूँ। जितना तुम घबरा रही हो उससे कहीं ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है। मुझे माफ़ करना। शायद आज ये इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैं इस शहर से जा रहा हूँ। इन तैयारियों में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। इस बीच तुम्हारे घर पर भी शादी को लेकर चर्चाएं होने लगेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी उतना ही प्यार है तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? मैं उसकी बातें सुनकर रोने लगी। आलोक घबरा गया और उसने कहा, सुनो पूजा, मुझे माफ़ कर देना। भूल जाना कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा था, लेकिन मेरे जीवन से दूर नहीं जाना। मैंने सोचा था कि नौकरी लगने के बाद ही तुम्हारे सामने मैं ये प्रस्ताव रखूँगा, पर तैयारियों में कहीं ज़्यादा समय लगने की वजह से ये ज़रूरी हो गया था। मैंने उसका मुंह अपनी हथेली से बंद कर दिया और उसकी हथेली को अपने माथे से लगाकर मैंने रोते हुए कहा कि जो उसकी भावनाएं हैं वही मेरी भी हैं। शायद हमने अपनी भावनाओं को एक दूसरे से कहने में बहुत देर कर दी। दोनों की आंखों में आंसू थे, शब्द नहीं थे। एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखते और भावुक हो जाते बिना कुछ कहे। उस दिन मैं वहाँ से चली आई। घर आकर मैं रात भर उस मुलाकात के बारे में सोचती रही और कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब माँ ने चेहरा थपथपाया तो आंखें खुली। ऐसे किस तरह बैठे बैठे सो रही थी और ये आँखों में सूजन से क्यों लग रही है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पे हाथ फिराया और चेहरे को हाथों में पकड़कर कहा कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को शादी की कोई जल्दबाजी नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि जब वो सफलता पाकर वापस आएगा तब वो पापा के सामने ये सारी बातें रखेंगी। ऐसे ही लगभग 1.25 साल बीत गए। मेरी और आलोक की बातें तो होती थी, लेकिन पहले की तरह रोज़ नहीं, और ख़ासकर उस आखिरी मुलाकात का हमने कभी जिक्र नहीं किया। मुझे याद है वो दिन जब शाम को हमारे घर की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। किसी महिला ने पूछा कि क्या पूजा का घर यही है? आप उनकी माताजी हैं? नमस्कार, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने अपने कमरे से बैठे बैठे ही आवाज़ दी, माँ, कौन आया है? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद ठहाकों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। जब मैं बैठक में पहुंची तो एकदम से मेरे चेहरे पर हवाइयाँ ही उड़ गईं। आलोक, वो भी अपने माता पिता के साथ। अचानक बिना बताए माँ ने मुझे कहा कि वो अंदर जाकर कपड़े बदल कर आए, तो आलोक की माँ ने मना कर दिया।
उन्होंने मुझे पास बिठाया और सिर पर हाथ फेरा। बहुत देर तक बातें चलती रही। आलोक ने मेरी माँ से हम दोनों को अकेले में मिलने की अनुमति मांगी। आलोक और मैं छत पर आ गए। पूजा कहती है, आलोक तुम एकदम से कैसे? सीधे घर पर, बिना कुछ बताए? कम से कम मुझसे पहले कह तो देते तो मैं पापा के सामने सारी बातें रखकर उनका मन जानने की कोशिश करती, फिर उन्हें मनाती। आज ऐसे अचानक तुम्हारे आ जाने से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या कहेंगे वो? आलोक कहता है, मुझे 20वीं रैंक मिली है। मेरा सिलेक्शन ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर हुआ है। मैंने खुद से वादा किया था जिस दिन मैं काबिल बना सबसे पहले तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा। बस उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ हूँ। माँ और पापा को मैं बड़ी मुश्किल से मना पाया हूँ, लेकिन अब वो तुमसे मिलकर खुश नज़र आ रहे हैं। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं? पूजा कहती है, बहुत खुश हूँ आलोक। ये सपनों के सच होने जैसा है, बस सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। आलोक ने मुझे सीने से लगा लिया। उसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा था जो उसकी खुशी बता रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं भी उसके सीने से लग कर खो गई थी, लेकिन एक खांसी की आवाज़ ने हम दोनों को दूर कर दिया। हम दोनों ही शर्मा कर दूर हो गए। माँ जो आ गई थी, उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें अपना प्यार मिला, वो भी इतनी आसानी से। वो आलोक के माता पिता की सादगी से बेहद प्रभावित हुई और ख़ुद को भी उन्होंने भाग्यशाली कहा कि ऐसे रिश्तेदार उन्हें मिले। ऐसा तो उन्होंने सिर्फ कल्पना ही की थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब हम पहले सूत्र में बंध गए। शादी के 2 साल बीत गए। अब घर वालों की तरफ से हम दोनों को ये इशारा कई बार किया जा चुका था कि अब खुशखबरी देने का वक्त आ चुका है और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों की खुशी को सर आँखों पर मानते हुए हम दोनों ने प्रयास करने शुरू किए, लेकिन समय बढ़ता गया। डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उपचार हुए, पर कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मैंने गर्भाधान किया है और ये बेहद खुशी की बात है। उस दिन हम सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीसरे महीने चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं आई, अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। हम लोग बेहद मायूस हुए। समय के साथ हमने दूसरा प्रयास किया। तीसरे महीने के चेकअप में नतीजा संतोषजनक रहा। हमने अपने बच्चे का नाम सोच लिया था। उसकी किक भी महसूस होती थी। मैं उससे घंटों बातें करती थी। सोचा था ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन अचानक एक दिन रात में तेज़ दर्द उठा। हम लोग अस्पताल पहुँचे। मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात करना पड़ेगा। इस घटना ने मुझे बहुत परेशान किया। समय बीता। हमारे तीसरे प्रयास में भी हम निराश ही हुए, वो भी आखिरी पलों में जब हम ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे थे। मैं बहुत निराश हो चुकी थी और शायद उससे ज़्यादा ससुराल वाली भी। पड़ोसियों और रिश्तेदार ने माँ को इतना परेशान कर दिया था कि उनकी चिंता साफ साफ दिखाई देती थी। उन्होंने हर जतन किए। कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ माथा टेकने नहीं गए, कोई ऐसा तो न टोटका नहीं जो आज माया नहीं। हर तरफ के प्रयास किए, भले ही वो निरर्थक लगे या उपहास का कारण बने। लोगों ने IVF के लिए सलाह दी। आलोक ने छुट्टियां ली और हम लोग लखनऊ चले आए। यहाँ एक प्रसिद्ध IVF सेंटर में इलाज चला। कभी क्रोमोजोमल अमान्यताओं के कारण गर्भपात, तो कभी पॉलीसिस्टिक ओवर सिंड्रोम की वजह से। अब आलोक भी मेरी शारीरिक दशा को देखकर कोई प्रयोग नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि उसके लिए फ़िलहाल मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। जो हुआ ही नहीं, उसके लिए जो मेरे पास है मैं उसे खो दूँ, ये कहाँ की समझदारी है। हम लोगों को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और घर पर भी सबको कह देना चाहिए कि हम ऐसे ही रहना। नियति में लिखा है सबको सब कुछ मिले। ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ये कहने में जितना आसान लग रहा था वैसा था नहीं। सबको हम लोगों से बहुत उम्मीदें थी। घर में एक बच्चे की किलकारियाँ और सबका उसमें व्यस्त रहना सबका सपना था। कहते हैं कि मातृ पितृ ऋण चुकाने के लिए खुद माता पिता बन परंपराओं का निर्वहन करना बेहद ज़रूरी है। एक औरत का सृजनकर्ता होना ही उसे संपूर्ण सुखद और सृष्टि में
सबसे शक्तिशाली होने का एहसास कराता है, पर भगवान ने मुझसे ये वरदान छीनकर मुझे इस गर्व से दूर रखने का अभिशाप दे रखा है। मेरे परिवार वालों का चेहरा मेरे सामने से गुजर रहा था। मुझे खुद पर भी बेहद क्रोध आ रहा था। खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। लोगों की सहानुभूति और अफसोस जाहिर करना मुझे बेहद बुरा लग रहा था। परिवार में आए इस दुख के लिए खुद को कोस रही थी। मैं कई दिनों तक सोचती रही और अब मैंने निर्णय ले लिया था, हाँ यही सही रहेगा। अपनी कमियों की वजह से मैं उन्हें उनके हिस्से की खुशियों से क्यों वंचित रहने दूँ। उस रात मैंने आलोक से कहा कि वो दूसरी शादी कर ले। आलोक कहता है, तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो, ये किसी भी तरह से सही नहीं है, ना तो नैतिक रूप से और ना ही सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से। और तुम ऐसी बातें कह कैसे सकती हो, स्वयं एक स्त्री होकर। एक दिन, 2 दिन, महीना, साल, शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब मैंने आलोक को पुनर्विवाह के लिए ना कहा हो, और शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब उसने उसके लिए हाँ कही हो। पर एक दिन अचानक आलोक ने वो कहा जिसके लिए मैं काफ़ी लंबे समय से खुद को तैयार कर चुकी थी। आलोक ने कहा, पूजा, मैंने मन बना लिया है और माँ पापा को भी राज़ी कर लिया है कि मैं दोबारा शादी कर लूँ। एक रिश्तेदार ने एक रिश्ते की बात बताई है। कल हम लोग वहाँ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो 3-4 दिनों में किसी मंदिर में विवाह की तैयारियाँ कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे निर्णय को दोबारा सुनना चाहता हूँ। आखिरी निर्णय, क्योंकि ये तुम्हारे और हमारे भविष्य से जुड़ा है। क्या तुम अब भी इस विवाह के पक्ष में हो? पूजा कहती है, हाँ आलोक, मैं बेहद खुश हूँ। मैं बहुत पहले ही निश्चय कर चुकी थी और ये अटल है। इसमें मुझे बिल्कुल भी पुनर्विवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आलोक कहता है, तब ठीक है, पर आज की रात और सोच लो, कल दोपहर हम वहाँ जाएंगे। पूजा कहती है, मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय में कोई बदलाव नहीं होगा। आलोक और उनका परिवार वहाँ गए और सारी बातें तय हो गई। हालांकि हमारा मायका इन सब के लिए बिल्कुल पक्षधर नहीं था, पर मेरी खुशी निहित होने की वजह से वो कुछ भी कहने लायक स्थिति में नहीं थे। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ शादी की तिथि है और प्रहलाद मुझसे आकर निवेदन कर रहा कि मुझे इस शादी को रुकवा देना चाहिए। एक स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगने से मेरी तंद्रा टूटती है। प्रहलाद कहता है, सॉरी भाभी, बस हम आ ही गए। मंदिर पास होने की वजह से व्याकुलता बस मैं गाड़ी की स्पीड धीमी नहीं कर पाया। चलिए भाभी, हमें जल्दी से मंडप तक पहुंचना है। गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए प्रहलाद ने कहा। हम दोनों ने हॉल में प्रवेश किया। मंडप बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मैं आलोक के पास गई और उसे कुछ वक्त निकाल कर व्यक्तिगत बात करने को कहा। आलोक कहता है, क्या तुमने अपना निर्णय बदल लिया? पूजा कहती है, नहीं, पर बात कुछ और है। आलोक की माँ कहती है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई। देखो कौन कौन आया है। मैंने तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी यहाँ आने के लिए राज़ी कर लिया। पूजा कहती है, पर माँ, मैं तो आलोक की माँ कहती है, देखो सबने नए सुंदर कपड़े पहने हैं और तुम ऐसे ही बिना तैयार हुए आ गई। कोई बात नहीं, तुम सिर पर ये चुनरी डाल लो, अच्छी लगोगी। पूजा कहती है, माँ, मुझे आलोक से कुछ कहना था, बेहद ज़रूरी। आलोक की माँ कहती है, हाँ बिल्कुल कह लेना। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, मुहूर्त ना निकल जाए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूजा को आलोक के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा है। उसे अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दे रहा। सब शादी के लिए कितना उत्साहित हैं। लग रहा है जैसे घर पर पहली शादी हो। उनका उत्साह देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्विवाह के बारे में कहकर मैंने उनकी मन की बात कह दी हो। सब कितने खुश हैं। सभी शादी कराने में इतना व्यस्त हैं कि कोई मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर बैठी। शादी के बाद आलोक मुझे क्या समय देंगे? मेरी बातें सुनेंगे? क्या वो मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे? अचानक पंडित जी की आवाज़ आई, कन्या को बुलाइए। मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और मेरी निगाहें उस औरत को ढूंढने लगी जिससे आलोक पुनर्विवाह करने वाले हैं। भीड़ में से माँ बाहर आई और मुझसे कहा, बेटी, ये काम तो तुम्हें ही पूरा करना होगा। पंडित जी कन्या को बुला रहे हैं।
माँ मुझसे नहीं होगा। उन्होंने मुझे अनसुना कर आलोक के बगल में बिठा दिया। मैं आश्चर्य से आलोक की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुरा रहा था। पंडित जी कहते हैं अच्छे से मंत्र पढ़िएगा। पिछली बार की तरह कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने आंखों ही आंखों में आलोक से पूछना चाहा, ये सब क्या है? वो लड़की कहाँ है? पंडित जी की आवाज़ आती है। वर वधू खड़े हो जाएं और एक दूसरे को माल्यार्पण करें। माँ मुझे सहारा देकर उठाती हैं। मेरा हाथ पकड़वा कर मुझसे माल्यार्पण करवा दिया जाता है। आलोक मेरा हाथ पकड़कर सीता माँ के सामने ले जाकर उनसे आशीर्वाद लेने को कहता है। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मेरी आंखों में देखते हुए कहता है, पूजा, स्त्री का महत्व सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं है और बच्चे ना होना कोई अपूर्णता नहीं। सोचो कि अगर उससे पहले तुम क्या थी? एक पुत्री, एक बहन, एक मित्र। क्या इनमें से किसी किरदार ने तुम्हें तुम्हारे संपूर्ण ना होने का एहसास कराया? नहीं। तो फिर पत्नी रूप में ऐसा क्यों? माँ बनना तो वैसे स्त्री का निजी अधिकार है। समाज या घर वालों को कोई अधिकार नहीं कि वो उसे उसकी माँ बनने के लिए दबाव दी। पर एक स्त्री हमेशा दूसरे की खुशियों के लिए जीती है। ये है उसका अभिशाप। दूसरों के लिए ही अपना सर्वस्व अर्पित करना, हर चरित्र में संपूर्णता लाना, ये है उसका अभिशाप। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो संपूर्ण है? मैं तुम्हें सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक अपनी धर्म पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुमने तो पुनर्विवाह पर अपनी सहमति देकर मेरे लिए अपना प्रेम, संवेदना और त्याग दिखा दिया और इस फिल्म की हीरोइन बन बैठी, लेकिन हीरो का पार्ट भूल गई। हंसते हुए फिर कहता है, घर चलो, शादी के बाद और भी रस्में होती हैं। चुटकी लेते हुए मैं आलोक से चिपट कर सिर्फ रोती रही और सोचती रही कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। इतनी अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करते ही जाना। और चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लेना।